हाय चैम्प्स। 2 बार पूरा पूरा शूट होने के बाद पता चलता है कि कभी आवाज़ क्लियर नहीं आई, कभी कुछ क्लियर नहीं आया, बट होप कि इसमें ऐसी दिक्कतें ना हो। अभी तीसरी बार शूट कर रहा हूँ और ये मेरे को लगता है कि ये पूरी तरह सक्सेसफुल होगा और ये लेक्चर अपलोड होगा लेक्चर 2 के नाम से, मोल कॉन्सेप्ट के। जिन लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 नहीं देखा है, उत्कर्ष एकेडमी चैनल पर जाके मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 देख ले। वहाँ हमने मोल्स की बेसिक के बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम मोल कॉन्सेप्ट के उसी लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पहला कुछ फॉर्मूले देखे थे मोल्स के। तो एक फॉर्मूला देखा था कि गिवन वेट बाय मोलर मास, एक तो ये मोल्स का फॉर्मूला था। मोल्स का एक और फॉर्मूला देखा था हमने, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ये 2 फॉर्मूले देखे थे। फिर हमने बेसिक चर्चा की थी, इससे पहले हमने बेसिक चर्चा की थी मोलर मास के बारे में, क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या होता है, मतलब इन सब के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो इसके बाद ना हमें वॉल्यूम के साथ मोल्स का रिलेशन पढ़ना है, जिसके लिए आपको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए जिसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन, वैसे इसका जो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं इसका प्रूफ तो मैं चैप्टर 5 में करवाऊंगा, 11th क्लास के गैसेस स्टेट बेसिकली, बट अभी उसकी जरूरत है तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो PV इज इक्वल टू nRT, इसको बोलते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, जिसमें P तो हमारा प्रेशर है P तो हमारा प्रेशर है, V हमारा वॉल्यूम है ना, पता ही होगा ज्यादातर बच्चों को। R क्या है? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, T क्या है? टेम्परेचर है ना, हाई गर्मी, हाँ, तो ये वही टेम्परेचर है। चलो, ठंड लग रही है और गर्मी बोल रहे हैं। चलो, तो सबसे पहला टर्म प्रेशर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रेशर पता है ना आप लोगों को क्या होता है? प्रेशर होता है कि मान लो कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने गैस भर दिया, ठीक है। अब वो जो गैस होगा वो मूव करता रहेगा रैंडमली और कोलिजन करेगा कंटेनर के वॉल्स से। तो उसके कारण क्या होगा? कोलिजन के कारण फोर्स जनरेट होगा और फोर्स पर यूनिट एरिया वही हमारा प्रेशर होता है, तो इसके कारण कंटेनर में प्रेशर जनरेट होगा। अब ये जो प्रेशर है इसकी यूनिट्स क्या होती है? तो सबसे पहले यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट्स क्या क्या होती है? तो हमें केमिस्ट्री में ये वाली यूनिट ATM बार, ये बार बार देखने को मिलेगी, और mm Hg ये भी देखने को मिलेगी। टॉर होगा हमारा, फिर हमारा होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, ये कुछ यूनिट्स होंगी जो बार बार हमें देखने को मिलेगी। तो इनके बीच इंटर कन्वर्जन किस तरह का है वो मैं बता देता हूं कि एक ATM जो होता है वो 1.013 बार के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार जो होता है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। ये तो फिजिक्स की यूनिट है, फिजिक्स में हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एक ATM जो होता है वो हमारा 760 mmHg होता है। ये mmHg कैसे आया यूनिट, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, चैप्टर 5 में ही डिस्कस करेंगे। ओके, और ये 760 टॉर के बराबर भी होता है, क्योंकि mmHg और टॉर एक ही चीज है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताना, यूनिट्स पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना, मिटा दूं क्या? नेक्स्ट, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बताओ। हाँ जी बोलो, पता है, चलो ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है बेसिकली कोई कंटेनर कितना 3D में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम बोलेंगे उसका वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम की यूनिट्स के बारे में पता होगा आपको, वॉल्यूम की कौन कौन सी यूनिट्स होती है और उनके बीच में कन्वर्जन क्या है, देख लीजिए, बता देता हूं। यूनिट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूनिट्स के कारण बार बार बच्चे गलती करते हैं और ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। यूनिट्स देखो, एक तो हमारा 1 मीटर क्यूब है, फिर डेसीमीटर क्यूब है, फिर सेंटीमीटर क्यूब है, फिर ml है, इसी को cc भी बोलेंगे, ठीक है, फिर लीटर है। ये कुछ यूनिट्स है जो पता होनी चाहिए। 1 मीटर क्यूब जो होता है ना वो 1000 लीटर के बराबर होता है, और 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के बराबर भी होता है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम
ये कुछ कन्वर्जन है जो आपको पता होना चाहिए, आई थिंक पता होगा आपको। नेक्स्ट होता है हमारे यहाँ मोल्स दिख रहा है, मोल्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर ही मोल्स के ऊपर है और हमने पहले भी मोल्स के बारे में चर्चा की है। तो हम नेक्स्ट टी के बारे में देखते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? बेसिकली ये डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस होता है कि कोई चीज कितना ठंडा है, कोई चीज कितना गर्म है, इसके बारे में कौन बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट्स के बारे में पढ़ना है हमें? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ओके, अब इनके बीच में कन्वर्जन क्या है तो मैं एक ही बार में तीनों का कन्वर्जन लिख देता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन में 100 -0। कैसे लिख रहा हूं ये मैं फिजिक्स में अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, जब थर्मो करवाऊंगा। डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में 212 -32 इज इक्वल टू केल्विन -273 अपॉन में 373 -273। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसे डायरेक्टली देखो हम निकाल सकते हैं। मान लो किसी ने बोल दिया कि 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करो हो जाएगा क्या? अरे वैल्यू पुट करना है, 50 -0 अपॉन में 100 -0 100 ही होता है, 50 -0 भी 50 ही होता है, रहने दो इसको। इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 212 -32 से 180 है ना। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया और ये इधर आया तो 90 बन गया। इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज 122। निकाल लोगे क्या आसानी से? कन्वर्जन कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो ये मिटा देता हूं, चलो ठीक है ना। चलो ये मिटा दे रहा हूं क्वेश्चन। अच्छा, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन का तो सिंपल रिलेशन दिख ही रहा होगा आपको कि डिग्री सेल्सियस अपॉन में 100 किसके बराबर है? केल्विन -273 अपॉन में 373 -273 इज 100। 100 से 100 कट गया तो केल्विन कितना आ गया? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो क्वेश्चन में जितना डिग्री सेल्सियस दे रखा हो अगर उसको केल्विन में चेंज करना हो, ज्यादातर केल्विन का ही यूज करते हैं हम, तो उसको अगर केल्विन में यूज करना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल, ये क्या लिख रहे हो आप सर? कौन सी लैंग्वेज है भाई? राइटिंग ऐसी है मेरी, बहुत ही खराब। चलो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की बात कर लेते हैं। आर क्या होता है? आर का बेसिक यूनिट तो सबसे पहले देख लेते हैं। इसकी यूनिट देख लो, प्रेशर का एटीएम, वॉल्यूम का लीटर, और ये आर का निकालना है तो मोल्स और टेम्परेचर का केल्विन नीचे आ गया तो क्या बन गया? एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ओके, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये यूनिट है, बार में भी हो सकता है ये यूनिट। तो आर की वैल्यूज वेरी करती है यूनिट्स के अकॉर्डिंग। आर की वैल्यूज होगी एक बार 0.0821 एटीएम लीटर, ये कांस्टेंट है, आर एक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यूज कुछ याद करनी पड़ेंगी आपको, पर मोल केल्विन। फिर इसकी वैल्यू 0.0831 बार लीटर पर मोल केल्विन। ओके, ऐसे ही 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ओके, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये कुछ 4 वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। फिलहाल इस चैप्टर में तो यही दोनों यूज करेंगे। ये दोनों जब आएगा जब हम थर्मो पढ़ रहे होंगे, आगे थर्मोडायनेमिक्स हमें पढ़ना है तो उसके बाद उस वक्त इसका यूज आएगा। मिटा दूं क्या? समझ गए सबके यूनिट्स के बारे में? और ये इक्वेशन याद रख लो, PV इज इक्वल टू nRT वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। शाबाश। क्या हो गया? चलिए ठीक है। हाँ जी, तो क्या देख रहे थे हम? PV इज इक्वल टू nRT। तो उससे देखो वॉल्यूम और मोल्स में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लो एक कंडीशन होती है, STP कंडीशन बोलते हैं उसको। अब ये है क्या? ये कुछ नहीं है, इसको फुल फॉर्म इसका होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब आप लोग समझोगे प्रेशर को 1 atm
वैसे तो अब 1 बार हो गए नए उसके अकॉर्डिंग, बट अभी तक बुक में नहीं आई है, तो हम एटीएम के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे और ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, एटीएम लेके चलो। और नेक्स्ट, टेम्परेचर कितना? 273 केल्विन। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अब हाँ, तो अब देखो एट एसटीपी, मतलब कोई गैस अगर इस कंडीशन पे है कि उस गैस पे 1 atm का प्रेशर है और टेम्परेचर जो 273 केल्विन है, तो उस वक्त मोल्स और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकता हूं गैस के लिए। पी कितना दे रखा है? 1 atm। वॉल्यूम और मोल्स में तो रिलेशन निकालना ही है, तो मोल्स पे ऐसे रहने दो। आर एटीएम में है ना ये, तो एटीएम वाली अभी वैल्यू मैंने लिखाई थी, वीडियो थोड़ा सा पीछे करो और देखो क्या लिखा था, यही लिखा था क्या? अब यहां से मोल्स क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड में भेजो तो वॉल्यूम अपॉन में 273 इंटू में 0.0821, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 22.4 आता है, तो V अपॉन में 22.4, ये हमारा क्या आ गया? मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन। तो इस रिलेशन को याद रखना, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब इस रिलेशन पे 1-2 सवाल करते हैं। करे क्या? मिटा दूं क्या? चलिए मिटा देता हूं। करें? चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 90.8 लीटर SO3 एट, गैस है, एट STP। हो जाएगा क्या? एक और क्वेश्चन, चलो पहले ये तो करो। ये तो सच है कि भगवान है। पॉज करो, करो भाई, हो रहा है? चलो आप ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूं। जिनसे नहीं हो रहा देख लो, पॉज करके बाकी लोग ट्राई करो, फिर वापस आना, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है 90.8 लीटर SO3 गैस एट STP पे। अच्छा, STP पे मोल्स और वॉल्यूम का क्या रिलेशन था? मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 था ना। वॉल्यूम बताओ कितना है? वॉल्यूम इज 90.8 डिवाइड बाई 22.4। अच्छा, ये कुछ कटवट रहा है क्या? बोलो। हाँ, इन्होंने ना जानबूझ के कुछ वैल्यू में कुछ लोचा हुआ है। देखो मैं 1 मिनट इसको ठीक करता हूँ क्वेश्चन को। 90.89.6, ओके, थोड़ा सा सवाल चेंज करो, इधर 89.6 कर लो। सॉरी बच्चा पार्टी जिन्होंने पॉज करके ट्राई किया, पॉइंट में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, उसका आंसर भी सही है, और जो अब कर रहे हैं वो भी देख लो। इससे कट जाएगा कितने? 4 टाइम्स में, सही है ना? 4 टाइम्स में कट गया, मतलब मोल्स कितना आ गया? 4। अब देखो, एक SO3 में, ऐसे कर लेते हैं, एक मोल SO3 में, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, यहां जो होता है वहीं इधर भी आता है, तो एक SO3 में कितना है? एक S और 3 O, मतलब 4 एटम है। एटम तो अलग अलग देखूंगा ना, तो 4, अच्छा यहां मोल लिखा था तो मोल इधर भी आएगा, 4 मोल एटम है। तो मेरे पास कितना मोल SO3 है? 4 मोल, है ना? तो 4 मोल में कितना होगा? 16 मोल एटम होगा। और यहां पूछा क्या है? नंबर ऑफ एटम। तो मोल से नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? n अपॉन Na करो। n इज नंबर ऑफ एटम, Na इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो n कितना आ गया? 16 Na की वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना? इसको कर लेना, ठीक है। मैंने वो खाली स्थान छोड़ा है, तो आप भी छोड़ देना, है ना? कर लेना चुपचाप। मिटा दूं क्या? मिटा दूं क्या? चलो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। ओके, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 1.8 liter H2O liquid at STP।
पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? चलो अब हम भी करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स पूरा नहीं तो सवाल है, तो मोल्स क्या आ जाएगा 1.8। एक मिनट, वॉल्यूम अपॉन में 22.4, वॉल्यूम इज 1.8 अपॉन में 22.4। वैल्यू को कैलकुलेट किया, आप लोगों ने आंसर निकाला। ये महापाप है, ये तो महापाप है। क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे ये कैसे आया था? ये इक्वेशन कैसे लाए थे हम? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से लाए थे ना? हाँ जी, लाए थे ना। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किसके लिए इक्वेशन था? आइडियल गैस इक्वेशन। ये गैस की इक्वेशन है, ये लिक्विड है, कैसे अप्लाई कर सकते हो? ये हो गया, पाप हो गया। चलो गड़बड़ हो गया, चलो अब ठीक करते हैं इसको। देखो, क्या आपको पता है कि जो पानी होती है उसकी डेंसिटी कितनी होती है? जनरली इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लेते हैं, है ना? मतलब 1 ml में 1 ग्राम। तो मेरे पास है कितना ml? 1800 ml। देखो ना, 1.8 लीटर 1800 ml होगा तो होगा, तो 1800 ml। तो 1 ml में 1 ग्राम, तो 1800 ml में 1800 ग्राम। मतलब पानी का वेट पता चल गया। तो अब मोल्स निकालो, मोल्स के वेट वाले फॉर्मूले से। वेट अपॉन मोलर मास। वेट इज 1800, मोलर मास इज 18। पानी का 18 ही होता है ना, तो कितना आ गया? 100 आ गया। 100 मोल्स। अगर 100 मोल्स है मेरे पास, अब देखो नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो 1 मोल H2O में 3 मोल एटम है। अरे 3 ही तो है, 2 H और 1 ऑक्सीजन, 3 मोल एटम है। तो मेरे पास है कितना? 100 मोल H2O है, तो कितना होगा 100 में? 300 मोल एटम, है ना? अब 300 मोल एटम मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना, तो मोल्स इज इक्वल्स टू N बाय Na। मोल्स इज 300 इंटू ये Na की वैल्यू डाल देना, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, N की वैल्यू आ जाएगी, इससे नंबर ऑफ एटम्स आ गया। आसान था? अरे सर इतना आसान था, गलती कर दिया हम लोग। जिन्होंने ठीक किया शाबाश, जिन्होंने गलत किया कोई बात नहीं, कुछ नया सीखने को मिला, है ना? चलो ठीक है, मिटा दे क्या? गुड है जी, मिटा देते हैं। यार डस्टर भी बढ़िया नहीं, कुछ मिट भी नहीं रहा है। एक हमारे सर जी थे, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, वो क्या करते थे, यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिखा और उसके बाद ऐसे मिटाते थे और फिर यही लिख देते थे तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। मैं भी वैसे ही बनते जा रहा हूँ मेरा भी मजाक उड़ाएंगे बच्चे। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था, ऐसे मत बोलना, गलत बात। टीचर्स की मजाक नहीं उड़ाते, बट थोड़ा साफ करके लिखना चाहिए ना, दिखता है अच्छे से। चलो अब हम आते हैं एटम्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में सीखते हैं थोड़ा सा। एटम का सिंबल कैसा होता है? नीचे Z लिखा होता है, ऊपर A लिखा होता है, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर। वाह, बहुत सारे बच्चों को पता था। और ये क्या होता है? एटॉमिक मास। गलत, मास नंबर। ये नंबर बताता है बेसिकली, किसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, ठीक है? ये कोई, इसका कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन एटॉमिक मास का AMU यूनिट होता है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, वैल्यू दोनों की सेम होती है, उसका मतलब मास नंबर जो होता है वही हमारा एटॉमिक नंबर भी होता है, बट एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर जो होता है वही एटॉमिक मास भी होता है। बस एटॉमिक मास में यूनिट होती है AMU, मास नंबर में कोई यूनिट नहीं होती है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि मान लो ये सोडियम है और यहां पर 11 है हमारा और 23 लिखा है, मेरे पास 2 मोल सोडियम है, तो इसमें कितना न्यूट्रॉन होगा? कर लोगे क्या? हाँ जी, हो जाएगा सर। 11 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो 11 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। पता है ना आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर ही होते हैं। किसके लिए? न्यूट्रल एटम के लिए। स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, ठीक है? न्यूट्रल एटम के लिए, ठीक है? जो भी हो, ठीक है? मजाक मत उड़ाना,
इंग्लिश भी नहीं आती थोड़ी सी भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, चलो खुश रहो। अब इधर देखो 11 Na 23 है, तो इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 11, और 23 अगर इसका मास नंबर है तो 23 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि 11 है, प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया 12 आ गया क्या, हाँ जी 12 आ गया क्या, तो मतलब 1 मोल सोडियम में 12 मोल, जब बोला था मैं यहां मोल होगा तो इधर भी मोल ही होगा, न्यूट्रॉन होंगे, एक 12 ही आया था ना, तो यहां पर 2 मोल में कितना होगा 24 मोल। ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लोगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लोगे। क्वेश्चन दो एक, पॉज करके छाप लो, छाप लिया, मिटा दिया मैंने, ओके। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, फटाफट करिएगा। क्या है कि थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस कंटेनिंग 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक से सोचो, ठीक से सोचो और बढ़िया से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, करो पॉज करके ट्राई करो। हो गया, चलो अब मैं भी करता हूं। तो देखो एक CO में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन में कितना होता है 6, ऑक्सीजन में कितना होता है 8, 6 और 8 कितना हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एक तरह से अब मोल में बात करते हैं, मतलब 1 मोल CO में 14 मोल इलेक्ट्रॉन होगा। अब उल्टा चलते हैं, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन के नंबर दे रखे हैं ना, तो उसका यूज करते हैं हम। अच्छा, मोल से भी क्या मैं मोल को Na नंबर ऑफ एटम्स लिख सकता हूं, तो 1 मोल मतलब NaCO, या एक काम करो इसको ना मोल ही रहने दो, ठीक से समझना, इसको मोल ही रहने दो, इसको चेंज करते हैं क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है। तो 1 मोल मतलब Na नंबर ऑफ एटम्स होता है, तो 14 Na नंबर ऑफ एटम्स। बोलो कोई दिक्कत? तो अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए पहले पता लगा लो, तो क्या होगा 1, ये 1 मोल और डिवाइड बाय ये 14, डिवाइड में आ जाएगा, इसको 1 बनाया ना मैंने, 14 Na था, अब 1 बनाया तो ये डिवाइड में आ गया 14 Na। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और उल्टा चलते हैं, मेरे पास है कितना 20 Na इलेक्ट्रॉन है, तो 20 Na मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 मोल अपॉन में 14 Na, अच्छा मोल छोड़ो यहां पे, 14 Na इंटू 20 Na, इतना मोल हो गया, है ना, इतना मोल CO का हो गया। तो CO का मोल्स आ गया, मेरे को निकाल लेते हैं इसको ठीक से। कितना आया, Na से Na कट गया क्या, ऊपर 20 नीचे 14, और कट रहा है क्या 10/7 हो गया, ये मोल्स आ गया। अब मोल्स आ गया मेरे CO का, और इसने पूछ रखा है मास बताओ, वेट बताओ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मोल्स इज इक्वल टू, हाँ जी कर रहे हो, पॉज करो, करो फिर से, वेट बाय मोलर मास। मोल्स कितना आ गया 10/7 इज इक्वल टू, वेट निकालना है, अपॉन में मोलर मास कितना है इसका CO का, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 28 हो गया, इससे 4 टाइम्स में कट गया, तो वेट आ गया हमारा 40 ग्राम। मतलब 40 ग्राम CO में 20 Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वाह, कितने बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन कर रहे हैं। अरे ये सब तो आपने बचपन में किया होगा, नहीं किया होगा, अब छोटे मोटे सामान लेने जाते थे तब भी किया होगा, इसमें इतना तो उसमें कितना, यूनिटरी मेथड है ना। चलो मिटा देता हूं। व्हाइट बोर्ड ब्लैक होने के कागार में है, इस पे भी चौक से ही लिखना पड़ेगा। चलिए बढ़िया है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मतलब एवरेज मास।
एवरेज मास क्या होता है? अब देखो, एवरेज मास बेसिकली ना आइसोटोप्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये आइसोटोप्स क्या होता है मैं बताता हूं आइसोटोप्स क्या होता है। जैसे कि मैंने ले लिया यहां पर कार्बन 12 6 वाला ही और कार्बन 6 वाला ही 14, ठीक है। आइसोटोप्स का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। ये दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ऐसे कह सकते हो, दोनों कार्बन ही है और उसके आइसोटोप्स है। अब ये होता क्या आइसोटोप्स? तो टॉप्स मतलब क्या होता है? टॉप मतलब ऊपर वाली चीज है ना, तो अगर ऊपर वाली चीज डिफरेंट हो और बेस का चीज सेम हो तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। कितना आसान तरीका है। और ऐसा ही एक और टर्म होता है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है कि जब हमारा ऊपर वाला सेम हो बट नीचे जो बार में है, मतलब नीचे जो है बेस में, वो अलग हो। जैसे यहां देखो अलग अलग है तो इसको बोलेंगे हम आइसोबार्स। आसान तरीके से याद हो गया क्या? नीचे वाला डिफरेंट तो आइसोबार, ऊपर वाला डिफरेंट तो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में मतलब क्या होता है? मास डिफरेंट होता है। बहुत ही बढ़िया। तो एवरेज एटॉमिक मास कब निकालेंगे? एवरेज कब निकालते हैं? जब अलग अलग चीजें आ रही होती हैं तो हम सबका सम करते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर करते हैं, उससे हमारा एवरेज आ जाता है। ऐसे ही इसका भी निकालेंगे। देखो मान लो मेरे पास कोई एक मिक्सचर है, एटमॉस्फेयर में अलग अलग होंगे, हाइड्रोजन का 1 वाला 2 वाला 3 वाला, है ना, तो उन सब का मिक्सचर ही तो होगा। अब इस मिक्सचर में मान लो दो चीजें, अभी 2 लेके कर रहा हूं, 3 लेके भी हो सकता है, 4 लेके भी हो सकता है, तो अभी 2 लेके कर रहा हूं। मान लो इसमें हमारा कुछ भी ले लो, ए है और एक हमारा बी है। ए जो है मतलब दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स ही हैं। ए जो है बिना आइसोटोप्स वाले के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है। ए जो है वो A% है और बी हमारा B% है। ए का मास M1 है, बी का मास M2 है। तो एवरेज मास कैसे निकालेंगे? बोलो, सही है क्या? M1A प्लस M2B अपॉन में A प्लस B। इज इट क्लियर? M एवरेज इज M1A प्लस में M2B अपॉन में A प्लस बी। A प्लस बी परसेंटेज का एडिशन है तो ये 100 ही आएगा, बट फिर भी अभी A प्लस बी लिख दिया, कोई दिक्कत? और यहीं पे कभी कभार ना आपको मोल्स दे सकता है। मान लो ऐसे कह रखा है कि A है B है और इसके मोल्स दे रखे हैं N1, इसके N2, या मोल्स देने के बजाय चलो मोल्स का रेशियो दे रखा है, मोल्स दे तो भी कोई बात नहीं है और मोल्स का रेशियो दे तो भी कोई बात नहीं है। चलो मोल्स का रेशियो दे रखा है और इसका मास M1, इसका मास M2, बोलो कोई दिक्कत? तब भी M एवरेज का फॉर्मूला वही रहेगा जो यहां है, M1 N1 प्लस में M2 N2 अपॉन में N1 प्लस N2। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलो आप लोग लिखो, तब तक मैं इंक भरता हूं। तार उलझ रहे हैं। चलिए ट्राई कीजिए, क्वेश्चन दे दिया मैंने, कर रहे हो पॉज करके? चलो मैं भी करता हूं। अच्छा 10.8 इसका क्या है? 10.8 इसका एवरेज एटॉमिक मास है। ओके, तो M एवरेज दे दिया, वो क्या होगा? M1A प्लस M2B अपॉन में A प्लस B, है ना। अब कोई मान लो मिक्सचर है मेरे पास, किस किस का? B10 का और B11 का, ठीक है। B10 जो दे रखा है ये इसका मास 10 ही होगा। अच्छा इसका कितना परसेंटेज है पता लगाना है, और इसका कितना होगा? अगर इसका A% है तो इसका 100 माइनस A होगा, क्योंकि ऐड करने पे तो टोटल 100 ही होगा ना। बस अब फॉर्मूले में पुट करना है। M एवरेज इज 10.8, M1 इज 10 इंटू में इसका A प्लस में M2 इज 11, इसका इज 100 माइनस A अपॉन में 100 हो गया A प्लस B, इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 ही होगा, टोटल तो 100% ही होता है। ओके, अब यहां से आप लोग A की वैल्यू कैलकुलेट करना, आपका आ जाएगा वैसे 20%, ठीक है। तो मतलब हमारा B10 कितना होगा? 20% और ये कितना होगा? 80%। पता है ये जो परसेंटेज आया है इसी को अबेंडेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबेंडेंस। मतलब ये नेचर में कितने कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है उसी को उसका हम परसेंटेज अबंडेंस बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी?
कुछ नहीं। चलो बहुत बढ़िया भाई, तुम लोग तो बहुत तेज हो। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को और देता हूं, वो भी ट्राई कीजिए। और चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। अच्छा एक काम करो, ये आपका होमवर्क हो गया, घर से ट्राई करना। अरे पुट करना है और आंसर लाना है, ये भी बताना है क्या? नहीं भाई। अच्छा ये घर से लाना क्या होता है सर? घर पे ही तो है, पढ़ाई भी घर पे ही हो रही है। हाँ तो कोई नहीं, ज़्यादा मजाक नहीं, काम कर लो चुपचाप। बहुत हंसी सूझ रही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग, वेपर डेंसिटी। हाँ जी, वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी बताता हूं। वेपर डेंसिटी बेसिकली रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ H2। ठीक है, सेम कंडीशन पे दोनों की डेंसिटी का रेशियो जो होता है उसको हम वेपर डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये डेंसिटी मैं बेसिकली निकाल के दिखाता हूं किसी भी गैस का, गैस के लिए दिया जाता है, गैस के लिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 ज्यादातर। ठीक है, तो अब देखो डेंसिटी निकाल के देखते हैं। क्या आपको PV इज इक्वल टू nRT याद है? आइडियल गैस इक्वेशन बिल्कुल याद है सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, गजनी छोड़ना है। अच्छा मोल्स क्या होता है? गिवन वेट बाय मोलर मास, एम से लिख देता हूँ RT, कोई दिक्कत? अच्छा गिवन वेट, ये वॉल्यूम को नीचे ले आया और m को इधर, तो PM प्राइम मिनिस्टर अपॉन में RT से कुछ बना नहीं अपॉन में वॉल्यूम। अच्छा वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? अरे यही तो डेंसिटी होता है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेंसिटी क्या आ गया? PM/RT आ गया क्या? हाँ जी PM/RT आ गया। तो चलिए अब वेपर डेंसिटी भी निकाल ही लेते हैं, है ना? तो वेपर डेंसिटी, जितने भी बॉक्स बनाना हो ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, इनको याद कर लेना। ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब PM अपॉन में RT अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, P मास तो H2 का 2 होता है, अपॉन में RT। ओहो, RT से RT कट गया क्या? P से P कट गया क्या? कितना आ गया? m/2। अरे वाह, वेपर डेंसिटी इज मोलर मास डिवाइड बाय 2। किसी भी सब्सटेंस कैसे पूछेगा तो मोलर मास बाय 2 कर लोगे, वेपर डेंसिटी आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी? मोलर मास की ग्राम होती है तो ग्राम हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हो, डेंसिटी का रेशियो है ना, सारा यूनिट तो कट ही जाएगा, दोनों का डेंसिटी है। रेशियो कभी भी यूनिट वाली नहीं होती है, ये हमेशा यूनिटलेस होती है अगर सेम वैल्यूज की रेशियो है तो। ठीक है, तो कैसी होगी? यूनिटलेस होगी। ओके चलो इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, कर लोगे क्या? कर लोगे, बहुत बढ़िया, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। देखो क्वेश्चन क्या है। हाँ क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या दूं मैं, कौन सा क्वेश्चन दूं? चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट m एवरेज ऑफ मिक्सचर। खा मत जाना मिक्सचर, इतना गंदा जोक मारता हूं। इन 2:1 मास रेशियो। अरे वाह, ये तो आसान है। बट ये 2:1 ये मास रेशियो का दे दिया, मोल्स रेशियो से फॉर्मूला पता था, परसेंटेज से फॉर्मूला पता था, कुछ भी कर देते हो। चलो पॉज करके थोड़ा बहुत सोचो इसके बारे में, हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कराते हैं। देखो एक मिक्सचर है, 2 चीज है, O2 है, O3 और O2 है। क्या यार देख भी नहीं पाते तुम तो इसका मास का रेशियो दे रखा है क्या? 2:1 है ना, तो इसका मोल्स का रेशियो निकाल सकते हो क्या? मोल्स का तो रेशियो चाहिए होता है। हाँ भाई, अरे मास, जो मास था अपॉन मोलर मास कर दो, 48 होता है O3 का, और इसका
32 होता है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है ना, 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया, 3 ऑक्सीजन का 48 हो गया। अरे बहुत आसान है, कोई दिक्कत है क्या? इससे कटेगा 24 बार में, है ना। और देखो ये दोनों 8 से कट रहा है, 1/24 रेशियो 1/32, 8 से कट गया, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, है ना। 4 इधर मल्टीप्लाई, 3 उधर मल्टीप्लाई, तो 4 रेशियो 3, ये क्या आ गया हमारा मोल्स रेशियो। अब तो सिंपल है भाई। अच्छा एक काम करो, यहाँ एम एवरेज की जगह ना वेपर डेंसिटी कर लो, है ना, निकाल लोगे ये। देखो तो सबसे पहले एम एवरेज निकालते हैं इसका हम। एम एवरेज क्या होगा, तो 4 इसका मोल्स अपॉन में इंटू में इसका मास, तो 4 गुने में 48 प्लस में 3 गुने में 32। टमाटर 25 रुपए किलो बिक रहा है, चाहिए हो किसी को तो ले लेना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अपॉन में मोल्स का ऐड, ठीक है। ये वैल्यू बताओ कितनी होगी, बोलो भाई किसका कैलकुलेशन तेज है। अरे बता भी दो, भाव खा रहे हो। हाँ 3 दूनी 6, 3 9, 96 अपॉन में 7, ये कितना हो गया 96, ये 8 हो गया, और 288 हो गया। क्या 288 हो गया? अरे सही है क्या? हाँ सही है भाई। तो निकाल लो, अभी ऐसे रहने दो, ठीक है। अच्छा एम एवरेज आ गया, मुझे वेपर डेंसिटी निकालना है। वेपर डेंसिटी m/2 ही तो होता है, तो इसका आधा कर दो 288, ये क्या है 288 अपॉन में 7, और इसका आधा कर दिया 2 से डिवाइड, तो इससे कितना बन गया 144/7, ये आ गया हमारा वेपर डेंसिटी। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक नहीं होगी, नहीं है क्या? बहुत बढ़िया, मिटा दे रहे हैं, देख लो मिटा दिया, चलो मिटाई दिया। पॉज करके लिख लेते हो ना, अरे नोट्स बढ़िया होना चाहिए तभी पढ़ने में मजा आता है। रिवाइज भी तो करना है। हाँ तो रिवाइज करोगे तो कहाँ से पढ़ोगे, खुद के नोट्स से। फील आती है भाई, फील। मैंने बनाया नोट्स, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन आपको डीपीपी में नीचे मैं दे दूंगा, या कोशिश करूंगा कि चलो लिख ही देता हूं। इतना क्या, इतना क्या, इतने देर में सर आप लिख देते ना, ज़्यादा तो आप, चलो ठीक है आप बोल रहे हो आप लोग तो लिख ही देता हूं मैं, आप लोगों की बात सर आंखों पर। हाँ जी क्वेश्चन कहाँ है, देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट मास परसेंट। वाह ये कैसे पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, थोड़ा सा अक्ल लगाना। अगले क्लास में इसको मैं जरूर कंसीडर करूंगा, इस क्वेश्चन को दोबारा से करा के दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास तक आप लोग ये ट्राई करना। और भी क्वेश्चंस दे दूंगा मैं। ऑफ अ मिक्सचर, ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग क्या, SO2 and O2, SO2 and O2 having m average 50। हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या? नहीं, अरे हो जाएगा, ट्राई तो करो। चलो बढ़िया हो जाएगा, मिटा दें। चलिए आप बोलते हैं तो मिटा ही देते हैं, आप लोगों की बात कैसे टाल सकते हैं। बढ़िया, चलो नेक्स्ट टॉपिक, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, हाँ जी, तो क्या होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, क्या समझ में आता है नाम पढ़ के? अरे कुछ नहीं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है ना मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मतलब कोई कंपाउंड है, जैसे एग्जांपल लेता हूं H2O, इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछ लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकाल के दिखाता हूं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? अरे आसान है, अरे ट्राई तो करो। हाँ जी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन तो कैसे निकालेंगे देखो
हाइड्रोजन का मास कितना है, इसमें 2 है, अपॉन टोटल मास कितना है 18 इंटू 100, निकल गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही निकालना है, मिटा दूं क्या? चलो अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है एन ऑक्साइड ऑफ आयरन contains 40% oxygen and नहीं, calculate the number of oxygen atom in it। अरे वाह, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट, मतलब उसके एक फॉर्मूले में कितना ऑक्सीजन है ये बताना है हमें, हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, ये गिवन था, टोटल मास जो है वो 160 है, ठीक है। तो क्या रखा है कि मान लो Fe जो होगा वो Y मान लो और ऑक्सीजन जो है वो X है, तो यही बताना है कि कितने ऑक्सीजन है, ठीक है। तो निकल जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल 40, ये क्या है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का कितना मास है, बोलो 16 एक का होता है, तो x का कितना होगा 16x अपॉन में टोटल मास 160 है इंटू में 100। अरे ये तो बहुत आसान था, इससे ये कट गया कितने टाइम्स में 10 बार में, 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, x के लिए कितनी आ गई 4, मतलब ऑक्सीजन कितने होंगे इसमें 4 होंगे। कोई दिक्कत है क्या, कोनो दिक्कत बा नहीं बा, चलिए बढ़िया बात है। तो अच्छा एक क्वेश्चन मैं नीचे ही लिख देता हूँ इसके, ट्राई कीजिएगा घर के लिए, आपके होमवर्क। घर के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार। इन एन हाइड्रेटेड, बढ़िया तगड़ा सवाल है एकदम, मजा आ जाएगा आपको। क्लोराइड ऑफ Mg, द परसेंटेज ऑफ वाटर is 53.2%, calculate its formula, ठीक है। ट्राई कीजिएगा भरपूर मात्रा में, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए आप लोग, कोई धोखेबाजी नहीं, और मुझे पता है आप लोग बढ़िया से पढ़ भी रहे होंगे। तब तक अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, जल्दी आ जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, कोरोना से सुरक्षित रहिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष एकेडमी को। थैंक यू।